सो बच्चों, लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखो बेटा, हमने पिछली बार हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया था। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का एवरी बिट एंड पीस बता दिया आपको। ठीक। अब बेटे, आज हम इस चैप्टर का कुछ पार्ट थोड़ा सा बचा है। वैसे वो नाम ही बताऊं तो चलेगा, लेकिन क्योंकि हम इतनी मेहनत किए हैं इस चैप्टर में, इतना सब कुछ किए हैं, तो मैं छोटी सी बात आपको छोड़ के नहीं चलना चाहता हूं, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो किसी तरह की भी। ठीक। और फिर आफ्टर द क्लास, आज क्लास के बाद 5-10 मिनट आपके साथ थोड़ी सी बात करनी है मुझे। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस समथिंग। ठीक। और फिर उसके बाद हम ये चैप्टर, मतलब अब एक चैप्टर रह गया है, बस ये हम 2 दिन में आगे फिनिश कर देंगे। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ इनऑर्गेनिक के मैं लेक्चर भेज दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सिलेबस आपका ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। रही बात, ये डिस्कशन लास्ट में करेंगे। ठीक। अभी डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन बेटा, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक। और वो है अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अटैकिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो उसमें कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा जो रिएक्शन को शुरुआत देगा, जिससे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक। और दूसरा, उस रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ठीक। वो अनस्टेबल होंगे, लेकिन उसी के ऊपर रेट्स ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे पास, अटैकिंग रिएजेंट्स एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, वो समझनी है हमारे पास कि कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट है और कौन कौन से हमारे पास व्हाट यू कैन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ताकि हमें पूरी तरह से ये क्लियर हो सके। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे साथ अटैकिंग रिएजेंट्स की, अटैकिंग रिएजेंट्स यानी जो चीजें रिएक्शन को शुरुआत देती हैं, जो अटैक करती हैं और रिएक्शन को शुरुआत देती हैं, उनको अटैकिंग रिएजेंट्स बोलते हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? देखो बेटा, सबसे पहली होती है इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है जी। दूसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स। तीसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास 3 ऐसी स्पीशीज हैं जो किसी भी रिएक्शन को शुरुआत देती हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। ये कौन कौन सी होती, कैसे कैसे होती हैं, इसके बारे में हम आगे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी होती होंगी। और जहां तक हम बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, वही कंज्यूम हो जाते हैं, उनको कभी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। क्या? देयर फॉर्म्ड इनसाइड रिएक्शन एंड यू कैन से रिएक्ट इनसाइड द रिएक्शन, दे कैन नेवर बी आइसोलेटेड। उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे बेटा आपने चाय बनानी शुरू की ना बच्चे, तो आपने चाय में क्या किया? पहले पानी डाला, पानी में पत्ती डाली, उसमें आपने चीनी डाली, उसमें दूध डाला, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या उसको आइसोलेट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। फाइनली इट विल गिव यू चाय, इनिशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स, बट बीच में क्या बना? वो नहीं, वो इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कार्बोकटाइंस, दूसरे नंबर पे कार्बो अनायंस, कार्बो अनायंस, तीसरे नंबर पे फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, चौथे नंबर पे बेटे जी हमारे पास कार्बोकटाइन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, पांचवें नंबर पे
हमारे पास होते हैं नाइट्रीन्स, और छठे नंबर पे बेटे हमारे पास होते हैं बेंजाइन्स। ठीक, हालांकि हमारे जो मेजर यू कैन से अटैकिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल होते हैं। कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन ये कुछ स्पेशल इंटरमीडिएट्स हैं जो किन्हीं किन्हीं रिएक्शन में ही बनते हैं, सभी रिएक्शंस में वो नहीं बनते। तो अगर हम डिटेलिंग कर लें इन सब की तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक, इनकी डिटेलिंग हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये तीन की डिटेलिंग और इन तीन की डिटेलिंग इज वेरी 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 नीडेड इन क्लास 1। ठीक है जी, तो चलिए अब हम करेंगे इसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग में सबसे पहले हम पकड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, तो पहली स्पीशीज की हमने बात की इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? देखो बेटा, जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुए बेटा? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। हम बोल सकते हैं ये वो स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यानी दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी बेटा जी। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी ये, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। बेटा सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर अटैक होता है, जिस भी चीज के ऊपर हम अटैक करते हैं, ठीक, यानी जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक, वो सबस्ट्रेट होता है। समझ में आई? तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बोलना इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज which are actually electron deficient species and which attach to take electron, to withdraw electron from the substrate, they are called as electrophiles. अब बात है कि इलेक्ट्रोफाइल कितनी तरह के होंगे। How many types of electrophiles are there? A, पहली तरह के होंगे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज which can accept a pair of electrons, ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया, ठीक है, CH3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी, NO2 पॉजिटिव हो गया, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नेवर एंडिंग लिस्ट इज देयर। ठीक, तो ये हमारे पास पहली तरह के इलेक्ट्रोफाइल है जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच कैन एक्सेप्ट a pair of electron, mind this। ठीक है जी, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटे उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उस तरह से हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता बेटा। ठीक, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक, मान लो अगर मैंने एग्जांपल लिया NH41 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो है बट नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बेटे देखो, यहां नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं और नाइट्रोजन के पास तो ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। ठीक, नाइट्रोजन के पास तो ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। क्यों नहीं है? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर याद करते हो तो वैलेंस शेल में 2s2 2p3,
यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और P में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है बच्चे, आगे तो ऑर्बिटल है ही नहीं है। ठीक, तो इसने क्या किया, एक बॉन्ड H के साथ यहां बना लिया, एक बॉन्ड H के साथ यहां बना लिया, एक बॉन्ड H के साथ यहां बना लिया, और यहां H पॉजिटिव के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक, यहां पे क्या किया, H पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया बेटा जी यहां पर। अब 2D होता नहीं, 2D होता नहीं तो आगे कहीं इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो ये पॉजिटिव तो जरूर है बट इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली मेटल कटायंस, जैसे Na1 पॉजिटिव, ठीक, K1 पॉजिटिव, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बेटे, अगर सोडियम 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा, तो बेटा जब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है तो देखो सोडियम 1 पॉजिटिव ने पहले जब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो सोडियम बन गया होगा। अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम 1 नेगेटिव बनेगा। हम जानते मेटल कभी नेगेटिव नहीं होते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा विल नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज which can accept a pair of electrons. Positively charged species which can accept a pair of electron can work as electrophile. बोलो मेरी पहली बात समझ में आई सभी बच्चे? yes or no लिखेंगे वेरी क्विकली। आई लव यू उत्कर्ष यार, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे पहले आंसर तेरा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला सेकंड पार्ट नंबर बी। ठीक, पार्ट नंबर बी। ठीक, दूसरी तरह का बेटा, दूसरी तरह का हमारे पास होगा न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट। क्या बोला? न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट? न्यूट्रल जिसके ऊपर चार्ज नहीं, हाइपोवैलेंट का मतलब कंटेन्स लेस देन 8 electrons in the valence shell. वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। न्यूट्रल है बट हाइपोवैलेंट है, यानी हम ये कह सकते विच कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट विल बी वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं AlCl3, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। For example, AlCl3, for example, BCl3, for example, FeCl3, for example, FeBr3। इनमें सभी में जैसे अल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ गए, तो देखो अगर अल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होंगे लाइक दिस, तो अब फटाफट से बता दो कि इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6, तो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट वाज न्यूट्रल बट ऑक्टेट वाज नॉट कंप्लीट। इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, hence it works as a Lewis acid. Similarly BCl3, similarly FeCl3, ये सारे न्यूट्रल है, यहां तक कि ZnCl2 ये न्यूट्रल है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये दूसरी तरह का एग्जांपल, न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट which contains less electron than octet in their valence shell। तो बोलो दूसरी तरह के इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया कि नहीं? yes और no? ओके, वेरी गुड। अब तीसरी बात करते हैं अपन लोग। ठीक, बात नंबर 3। ठीक, अब जो तीसरा है हमारे पास 3 यानी सी, बेटा देखना, ध्यान से देना, यहां पे आएगा ऐसी स्पीशीज which contain 2 different elements joined with multiple bonds। species
species in which two different elements are joined. Two different elements are joined by multiple bonds. ठीक, दो डिफरेंट एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड से ज्वाइन हो। जैसे बेटा अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी, इसी तरह से इवन सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है जी, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है जी। क्यों बेटे, देखो इंटरेस्टिंग बात कि यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ये स्ट्रक्चर तो था, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर था। हमें पता है पाई बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाएगा, सिग्मा, विच इज मोर स्टेबल, तो ऑटोमेटिकली इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल। बेटे यहां दो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की गई है, सेम एलिमेंट्स की बात नहीं की गई है। जैसे बेटे हम अगर बोले एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बच्चे यहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटे बात ये थी कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और जहां से पार्शियल पॉजिटिव होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यहां कोई पॉजिटिव नहीं, यहां कोई नेगेटिव नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए which should join with multiple bonds, different elements which should join with multiple bonds, ठीक, बट ठीक वो केमिस्ट्री नहीं जिसमें मिस्ट्री नहीं, ठीक। देखो बेटा एक एग्जांपल और देते हैं आपको, एक हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और वैसे ही साइनाइड CN1 नेगेटिव, ऐसी चीजें इसमें आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर रहा करता है बेटा, सी इस तरह का स्ट्रक्चर रहा करता है बच्चे यहां पर, ठीक, उल्टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया मैंने। सो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस बेटे, मल्टीपल बॉन्ड है yet it is not an इलेक्ट्रोफाइल। अभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, मल्टीपल बॉन्ड जरूर है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बेटे इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां है, ऑब्वियसली कार्बन पे है, यहां पे नेगेटिव, पर कार्बन के ऊपर लोन पेयर भी है। सो लोन पेयर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेने नहीं देगा, क्योंकि लोन पेयर खुद इलेक्ट्रॉन, कुत्ता कुत्ते का बैरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बैरी, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन रखता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, though there are different elements containing multiple bond but it is not an electrophile. Similarly cyanide की बात करें तो साइनाइड में हम स्ट्रक्चर देखें तो साइनाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा बेटे जी, ये देखो यहां ट्रिपल बॉन्ड, अगेन आप ध्यान दीजिएगा कार्बन के ऊपर एक तो नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरा लोन पेयर भी आ गया, which repels electron, तो साइनाइड though it contains multiple bond but yet not an electrophile। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल वही स्पीशीज हो सकती थी जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड से तो ज्वाइन हो, लेकिन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, जैसे यहां लोन पेयर था या नेगेटिव चार्ज था, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बोलो बेटे ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं?
सर एक बारी प्लीज फर्स्ट पेज कर दो, उसको स्क्रीनशॉट लेना था। अरे मैं करूंगा, रुक जा, पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी नाइस। ठीक, अगली बात करते हैं। ठीक, जस्ट बेटा 1 सेकेंड के लिए अगर आप टाइम दें प्लीज, somebody is there। चलो चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, यानी नंबर डी। अब जो डी है ये है जिसको हम बोलेंगे स्पीशीज, स्पीशीज कंटेनिंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स and having charge, species contain vacant d orbital and having charge more than, या चार्ज की जगह ना मैं यहां पे शब्द लिख दूं having oxidation state, oxidation state more than 4 or 4। ठीक, इक्वल टू मोर देन 4 बोल लो। ठीक, इक्वल टू मोर देन 4। ठीक, इक्वल टू और मोर देन 4। ठीक है बच्चे, यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल तो हो लेकिन चार्ज जो होना चाहिए उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा ना बेटे, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5, फॉर एग्जांपल PCl5, phosphorus की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 and phosphorus does contain vacant d orbitals। Similarly SbF5, here Sb is in 5 oxidation state and still contains vacant d orbitals, so it also you can say act as a Lewis assay, act as a electrophile। तो बोलो चौथी तरह की स्पीशीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं शुरुआत से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जो भैया बोल रहे थे हमारे फर्स्ट शीट, ये लोग फर्स्ट ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इसी अभी देख लो, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो पहली तरह के टाइप ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप बी न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है जी, अगली बात सी, species in which two different elements are joined by multiple bonds, species in which two different elements are joined by multiple bonds। 5 species contain vacant d orbitals and having oxidation state more than 4। ये सारे बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया, यस और नो? अब मेरे बच्चों अगर मैं इसमें देखूं कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन वीक इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन और वीकेस्ट कौन, यानी अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स को डिस्कस करना चाहता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स को डिस्कस करना चाहता हूं, तो देखो टाइप ए पॉजिटिव वाले सबसे अच्छे, फिर टाइप बी यानी न्यूट्रल बट हाइपोवैलेंट, उसके बाद फिर टाइप सी यानी कि हमारे पास जो बताया था आपको मैंने जो मल्टीपल बॉन्ड, एंड देन टाइप डी जो अभी मैंने क्लियर किए आपको। तो बेटा मैंने उसी ऑर्डर में ही आपको करवाया था, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद जो हाइपोवैलेंट होगा, उसके बाद जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और लास्ट में जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। पर सर अगर मान लो सारे ही पॉजिटिव हुए तो क्या करूंगा? जैसे मान लो मेरे को बोला F1 पॉजिटिव, फिर बोला Cl1 पॉजिटिव, फिर बोला जी Br1 पॉजिटिव, और फिर बोला I1 पॉजिटिव, तो बेटे ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना। ठीक, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसी तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल NO1 पॉजिटिव। ठीक, क्यों?
तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोस्त, तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गया भाई। समझ में आई मेरी बात? तो इसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा हो जाएगी, फ्लोराइड से भी ज्यादा। यानी कहने का बहुत सिंपल भाव है बेटा कि पहले तो अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो टाइप देख लो, अगर टाइप सेम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, stronger is the electrophile, stronger is the electrophile। बोलो मेरे बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत जल्दी से यस और नो कर दो ताकि आगे चले। कोई डाउट है किसी बच्चे का तो माइक ऑन करके जल्दी से पूछ ले। सर ये NO2 वाली बात फिर से रिपीट करना। बेटे NO2 में तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन तीन आ गए ना, यहाँ तो फ्लोरीन एक ही है, यहाँ तीन तीन है, तो बेटा नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी ना बेटे। क्लियर हो गया कि नहीं? यस। ओके डन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स की कथा मैंने तुम्हें समझाई कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगली स्पीशीज, ठीक? सेकंड वन हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफाइल्स। देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स की जहां तक बात करें, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। एक तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होती होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देती है, गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक, which are nucleus loving species, they are electron rich species, they can give electrons, ठीक है बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब ये कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? टाइप्स। तो देखो बेटा, इसमें दो मेजर टाइप्स हमने पाई, टाइप 1 या टाइप ए। any negatively charged species, any negatively charged species, दुनिया में कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो, जैसे H नेगेटिव, सर H तो पॉजिटिव होता है, अरे नेगेटिव भी होता है, ठीक? जैसे Cl नेगेटिव, जैसे CH3 नेगेटिव, जैसे NH2 नेगेटिव, जैसे OH नेगेटिव, एंडलेस, ठीक, एक्सेट्रा, जितनी दुनिया में नेगेटिव स्पीशीज है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में हमने एक बात बोली थी, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन अगर नेगेटिव है ना तो इलेक्ट्रोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल है ही, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियोफाइल है ही, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे? और दूसरी तरह की होती है टाइप 2, टाइप बी, बेटा जिसको बोलेंगे न्यूट्रल, बट हैविंग at least one lone pair, at least one lone pair मेरे बच्चों, न्यूट्रल स्पीशीज बट एटलीस्ट हैविंग वन लोन पेयर, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, जैसे वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ठीक है? जैसे बेटा ईथर, ROR, यहां पे लोन पेयर्स, but are neutral but having lone pairs, certainly working as a nucleophile। क्लियर मेरे बच्चे? समझ में आ रही है बात? अब इसमें अगर स्ट्रेंथ की बात करूंगा
तो ये बहुत ही क्लियर है कि यहां पे स्ट्रेंथ जो होगा वो टाइप ए की स्ट्रेंथ टाइप बी से ज्यादा होगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज कम आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो स्ट्रेंथ टाइप ए की ज्यादा, टाइप बी की कम हुआ करती है। और सर अगर टाइप सेम हो तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनेटिंग एटम शुड बी लेस। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन गिविंग एटम है, इलेक्ट्रॉन गिविंग एटम शुड बी लेस, शुड बी लेस। ठीक है जी, क्लियर। जैसे कि हमारे पास इसमें और बहुत सारी चीजें आती है। देखो स्ट्रेंथ की जहां तक बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक, इस पे डिपेंड करती है, इस पे, एंड मैनी मोर थिंग्स, एंड मैनी मोर थिंग्स, जो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अदर थिंग्स। बट उससे पहले एक बात समझते हैं यार, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे सामने लिखे हैं, ठीक, और इलेक्ट्रोफाइल को तुमने अभी देखा है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स थे। पॉजिटिवली क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पहले भी कहीं पढ़े हो आप? क्या आपको ये नहीं लगता कि पहले भी कहीं पर पढ़े हो ये? है बिल्कुल सही अनिकेत, यस, लुईस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। यानी हम ये बोल सकते हैं, वेरी गुड मेरे बच्चों, हम ये बोल सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफाइल, ऑल लुईस एसिड्स, जितने भी लुईस एसिड हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हुआ करते हैं। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा। और जितने भी लुईस बेस होते हैं, जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यानी लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए ना? ठीक, देखो बेटा, अभी के लिए अपन ना न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिसिटी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, सिलेबस भी हमने खत्म करना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है किस किन बातों पे डिपेंड करती है वो अभी नहीं पढ़ रहे, वो अपन +2 में करवाएंगे आपको। ठीक, न्यूक्लियोफिलिसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है वो +2 में करवाऊंगा बच्चे। ठीक, अभी सिर्फ आप पढ़ लो कि न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रोफाइल क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आपसे पूछी जाएंगी ना। आपको बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन, न्यूक्लियोफाइल कौन। जहां तक रही बात स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। और ये गारंटी, जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी करवाता हूं ना बेटा, तो पूरे चंडीगढ़ में कोई नहीं करवा सकता, वैसे ये मेरी शर्त है, गारंटेड। आपके जो भी दोस्त कहीं पे भी पढ़े हो, XYZ किसी मर्जी सेंटर में, ठीक, और उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेना, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेना। ठीक, वैसे अभी तक तुमने बहुत देख लिया यार। ठीक, तो एनी हाउ ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब तीसरा हमने कौन सा बोला था बेटा अटैकिंग रिएजेंट? फ्री रेडिकल। पर मजे की बात क्या थी? मजे की बात यह थी कि फ्री रेडिकल एक अटैकिंग रिएजेंट भी है और फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है। यानी ये अटैक भी करते हैं और ये रिएक्शन के बीच में लगते भी हैं। ठीक है, रिएक्शन के बीच में भी बनते हैं और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के बीच में बनते भी हैं। और फ्री रेडिकल जो होते हैं ये अटैकिंग रिएजेंट भी होते हैं। ये दोनों तरह से बेटे हमारे पास वर्क करते हैं।
ठीक, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज दे वर्क एज अटैकिंग रिएजेंट्स। तो अगली बात, हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे तो दोनों को इकट्ठा ही है, ये अटैकिंग रिएजेंट भी है और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है। तो हमारी कहानी शुरू हुई फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल्स? देखो बेटा, फ्री रेडिकल जो होते हैं, स्पीशीज कंटेनिंग unpaired odd इलेक्ट्रॉन। बेटे ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई अनपेयर्ड लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ दिखता है ना बेटा, उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल बोल देते हैं। जैसे H फ्री रेडिकल, जैसे Cl फ्री रेडिकल, जैसे हमारे पास F फ्री रेडिकल, जैसे CH3 फ्री रेडिकल। यहां सभी जगह अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। बेटा फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ free radicals are the product of homolysis. Free radical are the product of homolysis. फ्री रेडिकल जो है वो होमोलिसिस का प्रोडक्ट। सर अब ये होमोलिसिस क्या बला है सर? देखो बेटा, हमारी केमिस्ट्री में दो तरह की बॉन्ड लीसिस होती है। बॉन्ड लीसिस मतलब बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड लीसिस यानी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। बेटे ये दो तरह की होती है, एक होती जिसको बोलते हैं होमोलिसिस और दूसरी होती जिसको बोलते हैं हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस। नो होमोलिसिस क्या होती है? बेटा होमोलिसिस होती है व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, shared pair of electrons are equally distributed, equally distributed। जब shared pair of electrons, shared pair of electron is equally distributed, जब shared pair of electron equally distribute हो, जैसे समझो मेरी बात, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ जोड़ा गया था तो इसमें एक बॉन्ड था। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर लाइट डाली, बेटा जब HNu लिखते हैं ना, HNu फोटोन की रिप्रेजेंटेशन होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था ना, E इज इक्वल टू HNu। तो जहां HNu देखोगे मतलब लाइट, मतलब लाइट, तो लाइट इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेगी, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो दो क्लोरीन बने और शेयर्ड पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज होमोलिसिस, दिस इज कॉल्ड एज होमोलिसिस। गॉट इट और नॉट? होमोलिसिस क्या हुई? व्हेन शेयर्ड पेयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब शेयर्ड पेयर इक्वली बट गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? होमोलिसिस बोल दिया। यस सनीश भैया, थप्पड़ दिखा रहे हो, बताओ। सर एक बार तो थोड़ा सा दोबारा बता दो, नेटवर्क क्लैश हो गया। ओके बेटे, होमोलिसिस का जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये होमोलिसिस से बनते हैं। होमोलिसिस क्या होती है? जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जब शेयर्ड पेयर बराबर बट जाते हैं। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन में एक शेयर्ड पेयर था, आपने डाली लाइट, लाइट डालने से यहां से टूटा बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, चुन्नू का इलेक्ट्रॉन चुन्नू के पास, मुन्नू का इलेक्ट्रॉन मुन्नू के पास, चुन्नू मुन्नू दोनों खुश और अलग अलग हो गए।
तो उसको अपन बोल देते हैं होमोलिसिस। और हेट्रोलिसिस क्या होती है बेटा? हेट्रोलिसिस होती है व्हेन shared pair is unequally distributed, when shared pair is unequally distributed। बेटे जब शेयर्ड पेयर जो होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन था। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को आकर के एक छोटा सा प्रस्ताव दिया, कहता है कि भैया ऐसा है यार, हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, उससे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों भाई खुश रहेंगे। तो हाइड्रोजन की बातों में आ गया और उसने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है जी, और बॉन्ड बन गया, दोनों खुश थे जिंदगी से। ठीक, अब क्लोरीन से पूछो तो बोलता 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से पूछो तो बोलता 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की शेल कंप्लीट, दोनों हैप्पी। बट क्लोरीन मन का चोर आदमी है। ठीक, तो क्या होता है, जब ये टूटा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये बॉन्ड यहां से टूटा भाई। ठीक, H बेचारा रोता रोता पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, वो नेगेटिव हो गया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब ये शेयर्ड पेयर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक चीज ले गई, एक चीज देखती रही, तो वो क्या हो गया मेरे बच्चे? हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस से हमारे पास कटायन एंड अनायन बनते हैं। हेट्रोलिसिस से कटायन एंड अनायन बनते हैं। ठीक, बट होमोलिसिस से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हम यहां पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल्स। तो मैंने कहा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं? द स्पीशीज विच कंटेन अनपेयर्ड और इलेक्ट्रॉन, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस where shared pair is equally distributed. Now very interesting बात, ये सर का बताना है, किसी और का नहीं है। ठीक, किसी ने बताना ही नहीं बेटा। फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड in the presence of helper, in presence of helper। ठीक हो, फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। सर हेल्पर के स्पेलिंग गलत हो गए। अरे नहीं मेरे भाई, इस हेल्पर का मतलब क्या समझेगा? H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर परऑक्साइड, R फॉर रेडिकल। क्या? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल। इन पांचों में से कभी भी जिंदगी में कोई चीज देखो तो समझ लेना फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और कोई हो ही नहीं सकता। इसमें फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो क्या बोला मैंने कि फ्री रेडिकल इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर। और हेल्पर क्या होता है? हेल्पर होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल। तो जिंदगी में इनमें से कभी भी कोई चीज देखो, हीट देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, लाइट देखो, परऑक्साइड देखो, रेडिकल देखो, तो बोल देना, बोलना फ्री रेडिकल रिएक्शन है। बोलो क्लियर? ठीक, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे एच न्यू देखोगे, एंटीने खड़े, क्या? फ्री रेडिकल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डाली, एंटीने खड़े, क्या? फ्री रेडिकल।
जैसे हीट कर दिया फ्री रेडिकल, परऑक्साइड डाल दिया फ्री रेडिकल। तो ये हमें पहले से पता होगा कि फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है जी। अब देखो फ्री रेडिकल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक, फ्री रेडिकल कई तरह का हो सकता है भाई। ठीक, अब हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। ठीक, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बनाते हैं ना, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बनाते हैं। ठीक, देखो बेटा, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल जैसे कि सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं भाई, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल में सबसे पहला CH3 C CH3 CH3 और ये बेटे क्या आप बता सकते हो कि इस फ्री रेडिकल को मैं क्या लिखूंगा बेटे? क्या कोई आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसा फ्री रेडिकल है? बेटा ऑब्वियसली जिस कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है आगे वो 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी फ्री रेडिकल। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी फ्री रेडिकल या 3 डिग्री फ्री रेडिकल। टर्शरी फ्री रेडिकल या 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक, देखो दूसरा, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो अभी क्या बोलोगे मेरे बच्चे? इसको जिस कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। इसी तरह से CH3 CH2, तो ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। और इसी तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो बेटा, एक्चुअली स्टेबिलिटी तो इनकी होती नहीं, ठीक है ना? स्टेबल कैसे होगी स्पीशीज? ये तो पूरा भी बना ही नहीं बॉन्ड, अभी एक अनपेड, तो ये अनस्टेबल स्पीशीज है। देखो जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो सारे अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, बट इनके रिस्पेक्टिवली आपस में स्टेबिलिटी होती है। दुनिया में हर आदमी बुरा है यार, है ना? मेरे को छोड़ के बाकी दुनिया में सारे आदमी बुरे हैं, ठीक, पर रिलेटिव बुराई देखी जाती है। कोई ज्यादा बुरा, कोई कम बुरा। अश्विनी से बहुत गंदे, ठीक, और उससे कोई थोड़े से अच्छे, है ना? सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे, और आपके उससे भी अच्छे। तो वो रिस्पेक्टिव है, बुरा तो सभी है यार, सभी के अंदर बुराई है, ठीक। तो ये रिस्पेक्टिव स्टेबिलिटी की बात करें तो हम यहां पे रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे। रिलेटिव स्टेबिलिटी, एक दूसरे के रिलेशन में, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक। देखो बेटा, हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो देखते हैं उसमें हम क्या क्या चीजों को ध्यान में देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते क्या उसमें रिजोनेंस तो नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस चीजों को बहुत स्टेबल बनाती है। रिजोनेंस के बाद हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो भी चीजों को स्टेबल बनाने का काम करती है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। और फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। यानी रिजोनेंस वाले सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होते हैं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कम स्टेबल, ठीक है भाई। अब देखो मेरे बच्चे, बेसिकली अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो क्या होगा, क्या यहां रिजोनेंस तो है नहीं कहीं पे भी, कोई रिजोनेंस तो डबल बॉन्ड चाहिए होता है, यहां है नहीं। तो यहां क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 3।
9 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां कितने? 3 और 3। ये अल्फा नहीं है, याद रखो। अल्फा किसके बराबर हो? अल्फा कौन सा होता है? जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल, उससे अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने? 0 अल्फा हाइड्रोजन। एंड मोर आर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल is more stable than that of secondary, which is more stable than that of primary, which is more stable than this. हाँ, अगर मैं ऐसे बोल देता CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये देखो, और फिर ऐसा बोल देता CH3 CH2, या यहां पे सेकेंडरी बना लेते हैं दोस्तों, ठीक। अब यहां पे रिजोनेंस है और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां रिजोनेंस है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है। और रिजोनेंस मैंने बोला पहले देखनी, तो रिजोनेंस वाला मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले देख लीजिएगा कि क्या कहीं रिजोनेंस है। अगर रिजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल है, अगर रिजोनेंस नहीं है तो कम स्टेबल है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और अगर आपस में देखना है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भैया हमें ये देखना अल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेसली डिपेंड करती है। रिजोनेंस तो चीजों को स्टेबल बनाती है। फ्री रेडिकल कभी एरोमेटिक हो नहीं सकता, नहीं तो सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक तो हो नहीं सकता है ना, उसमें तो इवन होते इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा रिजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे? बेटा देखो, ये स्पीशीज में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो -I वाले स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। -I डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। जो -I वाले होंगे वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते चले जाएंगे। बेटे क्लियर? पर खास बात बताता हूं, एक्चुअली ये स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है नहीं ना, ठीक। ये एक्चुअली ईज ऑफ फॉर्मेशन को बोला जाता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो जहां कभी भी बेटे मैं अगर आपको बोलूं किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, बोलना सर आप बोलना चाह रहे हो ईज ऑफ फॉर्मेशन, आप स्टेबिलिटी नहीं बोलना चाह रहे हो, पर स्टेबिलिटी तो कोई है ही नहीं है इसमें, ईज ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि जो आसानी से बना वो ज्यादा स्टेबल होता होगा, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा होती होगी। क्यों भाई? तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब ईज ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो टर्शियरी की ईज ऑफ फॉर्मेशन इज मोर देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर देन प्राइमरी, व्हिच इज मोर देन, और रिजोनेंस वाले की इससे भी ज्यादा। अब देखो बेटा, फ्री रेडिकल जो होते हैं, अगर ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की बात करें, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की, तो उसकी शेप देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आगे बड़ी क्लास में +2 में जाओगे, है ना, तो बेटे जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आएगा तो पसीने छूट जाएंगे, ठीक। जब प्रोडक्ट पूछेंगे ऑप्टिकली कैसा है तो पसीने छूटेंगे, ठीक। तो उस समय हम छूटने ही नहीं देंगे, हम पहले समझ के चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर देखो बेटा, अल्काइल यानी कार्बन वाला फ्री रेडिकल ना। तो मेरे बच्चों, कार्बन वाला फ्री रेडिकल जब अपन देखते हैं तो इट इज लाइक दिस, ये है और ये है। अब इसमें अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, अरे 3 ही तो सिग्मा है, तो 3 करैक्टर लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 S 2 P, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहता है। स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल
प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर इस ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, यानी एक प्लेन में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिएक्शन कभी पढ़ेंगे ना तो बेटा तब आपको समझ में आएगा सर ने पढ़ा क्या दिया। होता क्या है, आंवले का खाया हुआ, ठीक है, आंवले का खाया हुआ और अश्विनी सर का पढ़ाया हुआ बाद में पता चलता है ना भाई, क्यों जी? ठीक, आंवला खाओ तो बाद में मीठा लगता है ना, तो अश्विनी सर जो पढ़ाते बाद में ओहो सर ने तो वहां बताया था, ठीक, बशर्ते याद रहे, याद रखेंगे अपन, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, इसमें कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन का एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये येलो वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेटे अनहाइब्रिडाइज की दोनों लोब दिखाते हैं और हाइब्रिडाइज की एक लोब बड़ी एक लोब छोटी, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी, एक लोब बड़ी एक लोब छोटी। तो देखा जाए हमारे पास इसका जब अपन ने स्ट्रक्चर बनाया तो बेटे ऐसे बनाया, ध्यान दो, ये ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और ये जो है ये हरे वाला ये एक ही ऑर्बिटल है, ठीक। ये अनहाइब्रिडाइज्ड, बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड जो होता है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड की बेटे दोनों लोब दिखानी पड़ती है और हाइब्रिडाइज्ड की एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी, एक टुंडी बड़ी दूसरी टुंडी छोटी। बोलो बच्चे, स्ट्रक्चर समझ में आता है। और इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक। इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है उसमें आपके पास एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, खास करके अल्काइल फ्री रेडिकल। यहां पे कुछ भी हो सकता था, कार्बन भी हो सकते थे यहां पे, डिपेंडिंग अपॉन कोई भी। बोलो बेटे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी यस और नो करेंगे ताकि आगे चले अपन। यस सर। बेटा अब जो करवाने जा रहा हूं, ठीक, ये मुझे लग जाएगा इसमें हाफ एन आवर के करीब, ठीक है। और मेरे बच्चे दुनिया में किसी की कॉपी देख लेना इसके बाद, ठीक। अगर कहीं इतना कुछ मिल जाएगा, जिस आदमी ने कराया होगा उसका झोला पकड़ के चलूंगा सारी जिंदगी, ठीक। तो थोड़ा ध्यान देना, अश्विनी सर स्पेशल, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका रोना सारी आगे केमिस्ट्री में, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, ठीक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार, अब अटैकिंग रिएजेंट से आगे हम किस पे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो जी, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो स्पीशीज formed inside the reaction, formed inside the reaction, ठीक। Species formed inside the reaction, used up inside the reaction, and can never be isolated, can never be isolated। ताकि इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, सिर्फ जज किया जाता है बाय स्पेशल टेक्निक कॉल्ड एज ट्रेसिंग टेक्निक। उस ट्रेसिंग टेक्निक से पता चलता है कौन सी तरह का इंटरमीडिएट बना है, ठीक है जी।
ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। आप में से कभी किसी ने केक बनाया होगा, है ना बेटा, और केक की पाथी भी कई बार बन गई होगी जिन्होंने बनाया होगा, है ना, केक का मलिया मेट भी बना होगा। अगर नहीं भी बनाया बेटा, केक पहले जब बनता है, ठीक है, पहले तो हम डालते हैं, एंजल बोलती है हमेशा सर कोई बात नहीं, मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, इसमें भी अपन बहुत बढ़िया सारा बनाते केक, ठीक। सो जो केक का पहले इंग्रेडिएंट हमने बनाया वो हमारे रिएक्टेंट है, और बाद में जब हमने इसको ओवन में रख करके बेक किया और बाद में केक बीच में ले लिया, क्या उसके बीच वाला कुछ हम ले सकेंगे? वो शॉर्ट लिव्ड है, वो शॉर्ट लिव्ड है। ऐसी बीच में वो जो मिक्सिंग हो रही होगी फ्लेवर्स की, ठीक, वो हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से शुरू होकर हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, पर बीच में जो चीजें हैं वो हम आइसोलेट नहीं कर सकते, वो बनती वहीं यूज हो जाती है, दे आर फॉर्म्ड एंड यूज्ड इनसाइड। समझ में आई बात? वो आइसोलेट नहीं होती है। ऐसी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो हमने बोला स्पीशीज व्हिच आर फॉर्म्ड इनसाइड रिएक्शन, यूज्ड अप इनसाइड द रिएक्शन, कैन नेवर बी आइसोलेटेड एंड आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। एंड द फर्स्ट वन जिस पे आपका बहुत दिमाग खाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, आंखें बड़ी बड़ी कर लेना, ठीक। कैटायंस, सो पहली स्पीशीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, कार्बोकटायंस। वैसे तो नाम ही क्लियर कर रहा है कि कार्बोकटायन क्या होता है। बेटा कार्बोकटायन जो होता है, हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन हैविंग 6 electrons in its valence shell. Positively charged carbon having 6 electron in its valence shell. For example, हम इसको ऐसे बनाए, देखिए कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली आगे किसी के साथ भी जुड़ा होगा, चाहे H के साथ, चाहे C के साथ, किसी न किसी चीज का जुड़ा हुआ होगा। सो ये कार्बोकटायन होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, समझ में आई बात? अब कार्बोकटायन जो होते हैं ना बेटा, ये 2 तरह के होते हैं बेटा जी, ठीक, 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक जिनको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन्स, और दूसरे होते हैं क्लासिकल कार्बोकटाइन्स। सॉरी, देखो बेटे, जब हम क्लासिकल कार्बोकटायन की बात करते हैं या नॉन क्लासिकल, देखो बेटा इसको पूरी तरह अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको सिर्फ छोटा एग्जांपल दूंगा। देखो बेटा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है, उसको बताने के लिए, कार्बोकटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताने के लिए बेटा हमारे पास कई सारे इफेक्ट यूज होते हैं, ठीक है ना बेटा, कई सारे इफेक्ट यूज होते हैं। अब किस ऑर्डर में होने हैं ये भी मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक। देखो बेटा इसको समझाने से हम पहले एक चीज समझते हैं कि जब
कार्बोकटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी है तो आपने क्या चीजें देखनी है, और ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा बेटा। जो पहली वाली लाइन हो तो सारे बताएंगे, पर जो अगली वाली लाइन, ठीक, देखो बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन जब हम देखते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकटाइन्स जब हम देखते हैं, तो बेटे देखो, सबसे पहले हम इसमें, मैं जिस लाइन में लगाऊंगा उसी लाइन में इफेक्ट्स देखने हैं। सबसे पहले देखा जाता है बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस। और मैं ऐसा आदमी था जिसने आपको बेंट बॉन्ड रिजोनेंस करवाई थी, ठीक। बाकी आपके दोस्तों को पता भी नहीं, हवा भी नहीं है बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, उनके टीचरों को भी हवा नहीं है, सच बता रहा हूं मैं ये बात, ठीक। ये जो तुम्हारे आसपास पढ़ाते पूछना कभी। बेंट बॉन्ड सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आफ्टर बेंट बॉन्ड रिजोनेंस हम एरोमेटिसिटी देखते हैं, एरोमेटिसिटी देखते हैं। एरोमेटिसिटी के बाद, एरोमेटिसिटी के बाद, एरोमेटिसिटी के बाद हम रिजोनेंस देखते हैं, ठीक। रिजोनेंस के बाद हम बैक बॉन्डिंग देखा करते हैं, बैक बॉन्डिंग देखा करते हैं। बैक बॉन्डिंग के बाद, बैक बॉन्डिंग के बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखा करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा करते हैं, ठीक। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जाकर के हम इंडक्टिव इफेक्ट देखा करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखा करते हैं, ठीक। और इंडक्टिव इफेक्ट के बाद बेटे हम लोग एंटी एरोमेटिसिटी देखते हैं, सबसे बाद में, सबसे लेस स्टेबल देखते हैं। तो जब भी किसी कार्बोकटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी यानी ईज ऑफ फॉर्मेशन को लगाना है आपने, तो सबसे पहले देखना है कि क्या यहां पे बेंट बॉन्ड रिजोनेंस तो नहीं है, ठीक। अगर वो नहीं है तो एरोमेटिसिटी ढूंढना, क्या इसमें एरोमेटिसिटी तो नहीं है। अगर एरोमेटिसिटी नहीं है तो रिजोनेंस देखना, रिजोनेंस नहीं है तो फिर बैक बॉन्डिंग देखना, बैक बॉन्डिंग नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट देखना, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है तो एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे। लेकिन ये सारे बता देते हैं, या ये लोग ना ऐसे डेल री ऐसे लिखवा देते हैं, क्या क्या लिखवा देते हैं, डेल री, ठीक। वो सिर्फ इतना लिखवा देंगे आपको, ये कोटा स्पेशल बता रहा हूं, कोटा में लोग ऐसे लिखवा देते, बोलते डेल री, डेल ऐसे आते थे, डेल ही। एरोमेटिसिटी देखो, फिर रिजोनेंस देखना, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना। बोला आप अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, छोड़ो भाई, हमारे साथ भी फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे और एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे एंड में देखेंगे, ठीक है जी। ओके, लेकिन ये सारे बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, फिर सर आपने क्या खास बताना है। अब मेरी बात कान बड़े बड़े करके सुनने का। देखो बेटा, सबसे पहले आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देखना। इफ, ये सिर्फ मैं बताऊंगा, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने ये किया है, किसी बुक में थोड़ी है, ठीक। सबसे पहले देखना, इफ
there is difference of 5 or more than 5 or more than 5 structures. So species with more structures, species with more structures, species with more structures is more stable. But if there 5 structure difference, there is less than 5 structure difference, then see effect, then see dominating effect. डोमिनेटिंग इफेक्ट. सर ये अंग्रेजी बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरी बात समझना. मैं आपको यहां पे सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं बेटा कि जो हमने ये पढ़ा बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर हमने रिजोनेंस की बात की, फिर बैक बॉन्डिंग की बात की, फिर इंडक्टिव, ये जो ऑर्डर है ये तब देखना अगर स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें डिफरेंस 5 से कम का हो तो स्ट्रक्चर का ऑर्डर देखते हैं. ठीक, 5 से कम का हो तो ये ऑर्डर देखते हैं. अगर कहीं 5 स्ट्रक्चर से ज्यादा हो तो बेटा तब हम डेफिनेटली नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को देख के चलते हैं. दैट विल बी फार बेटर. सर पल्ले नहीं पड़ी बात, देखो ध्यान से, मैं पूरा समझाने की करूंगा कोशिश तुम्हारे को, ठीक, ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना होना आए यहां पर. तो इसको समझना, इस पॉइंट को मेरे समझने की कोशिश करनी है. ठीक, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है. देखो बेटे, एक है मेरे पास ऐसे वाला 2 बेंजीन रिंग, इसको बाई फिनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं. बेटा बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फिनाइल. तो बाई फिनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं. ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है. ये कैसा है? टर्शरी कार्बोकेटाइन. और बेटे एक ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है. ठीक, क्लियर? यानी फिनाइल कार्बोकेटाइन, बाई फिनाइल कार्बोकेटाइन. इसको क्या बोला? टर्शरी कार्बोकेटाइन. इसको क्या नाम दिया? बेंजाइल कार्बोकेटाइन. ठीक, देखो बेटा, एक बेंजीन रिंग की वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते. पहले भी समझाया था तुम्हें, एक बेंजीन रिंग की वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? इसके 3 इस बेंजीन रिंग की वजह से, 3 इस बेंजीन रिंग की वजह से, 3 और 3 6 और एक ये की, यानी देयर आर 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहां पे 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. यहां पे 3 3 और 3 9 स्ट्रक्चर बने. यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होनी, यहां तो रिजोनेंस है नहीं, यहां पे सिर्फ एच है ना, रिजोनेंस नहीं है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना. कितने? 3 3 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड प्लस 1 जैसा यह है की स्ट्रक्चर. यहां 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक, और यहां एक बेंजीन रिंग है
उसके 3 स्ट्रक्चर और एक ये 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब मेरे बच्चों, अगर मैं पिछले पेज पे चलता हूं तो तुम्हें समझ में आता था कि पहले रिजोनेंस बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले रिजोनेंस बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर एक्सपेक्टेड अगर आप देखते तो रिजोनेंस वाले पहले लिखते। अगर मैं इसको 1 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं, तो मेरे को यह कहना चाहिए था कि 1 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 3, 1 is more stable than that of, just a second, 1 is more stable than that of 3, which is more stable than that of 2. ऐसा होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था, क्योंकि रिजोनेंस इज डोमिनेंट बिकॉज रिजोनेंस इज डोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि टीचर लोग समझाते हैं। पर सर ने क्या समझाया तुम्हारे को यार? सर ने क्या समझाया तुम्हें? सर ने समझा स्ट्रक्चर का फर्क देखो, यहां देखो स्ट्रक्चर का फर्क बेटा। हाउ मेनी डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर? 3. एंड हाउ मेनी हियर? 6. ठीक। तो बेटा जब हमारे पास स्ट्रक्चर का फर्क 5 से कम हो तो इफेक्ट देखेंगे। यहां 3 का फर्क है तो हमें इफेक्ट देखना है, तो रिजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट इज डेफिनेटली मोर स्टेबल। और यहां स्ट्रक्चर का फर्क 5 से ज्यादा हो गया। अगर स्ट्रक्चर का फर्क 5 से ज्यादा होता है तो बेटा ज्यादा नंबर स्ट्रक्चर जिसके होंगे वो स्टेबल होगा, इसलिए थर्ड ज्यादा, यहां पे क्या होगा? यहां पे सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, ये एक्चुअल है। ठीक, कि पहले 2 में स्ट्रक्चर का फर्क 3 था, 5 से कम, तो हमने इफेक्ट देखा। इफेक्ट ज्यादा रिजोनेंस वाला था तो रिजोनेंस वाले को पहले लिखा, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को बाद में लिखा। ठीक, इन दोनों में स्ट्रक्चर का फर्क कितना था बेटा? 6 का, 5 से ज्यादा। तो हमें ये देखना था भैया स्ट्रक्चर किसके ज्यादा है। इसके 10 स्ट्रक्चर थे, इसके 4 थे, तो 10 वाला पहले, 4 वाला बाद में। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई तुम्हारे को कि नहीं आई? यस सर। और बेटा कभी भी ये किससे पूछना जरूर मेरे दोस्त, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा अभी ऑर्डर ना, मस्त ऑर्डर बताएंगे अपन आपको। ठीक, तो बेसिकली ये बात अपने दिमाग में घर कर लो कि पहले आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देख लो, पहले नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देख लो। अगर स्ट्रक्चर का फर्क 5 से कम है तो जिसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो पहले लिखेंगे और कम इफेक्ट वाला बाद में। बट अगर स्ट्रक्चर का फर्क 5 से ज्यादा हो गया तो जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो पहले आएगा, जिसके स्ट्रक्चर कम होंगे वो बाद में आएगा। तो ये मेरी बात आपने पूरा ध्यान से रखनी है। ठीक है जी, क्लियर? ऑब्वियसली क्लास 12। हाँ जी बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कोई आप पहले कंटिन्यू कर लो, उसके बाद बोलो। ठीक, अब देखो अपन बात कर रहे थे, ये तो मैंने ऑर्डर बताया रिलेटिव स्टेबिलिटी, लेकिन मैंने आपको यहां क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बताने के लिए आगे गया था, क्योंकि अभी तुम्हें क्लियरली उसमें क्लियर नहीं होगा कि कौन सा बॉन्ड कहां पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूंगा, सिंपल भाषा में समझ लो, जिन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेंट बॉन्ड रिजोनेंस की वजह से होती है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होते हैं। ठीक, जिसमें स्टेबिलिटी या रिलेटिव स्टेबिलिटी इज ड्यू टू बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैटायन, आपको पता है बेंट बॉन्ड रिजोनेंस होती है सिर्फ जब ट्रायंगल लगा होता है। ये वाला कैटायन
एटसेट्रा। तीन ही तो है ना ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होते हैं। ठीक, हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं नॉन क्लासिकल की, ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से मैंने बताया है कि आप सिर्फ ये समझ लो जहां बेंट बॉन्ड रेजोनेंस ने पार्टिसिपेट किया वो नॉन क्लासिकल। वैसे बता देता हूं, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, उसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। तो वो अभी तुम्हें समझ नहीं आना था, तो मैंने सिंपली बोला जिसमें बेंट बॉन्ड रेजोनेंस देखोगे वो नॉन क्लासिकल, बाकी सारे क्लासिकल, बाकी सारे क्लासिकल। एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स आर जनरली मोर स्टेबल। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स आर जनरली मोर स्टेबल। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस, क्विकली, यस और नो? थैंक्स लॉट बेटा। सोनम, मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, आपको बेटा समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? क्विकली बोलना यस और नो। थैंक यू बच्चे। शाबाश सुहानी, वेरी गुड मेरे बच्चे। सुहानी, यू आर फ्रॉम माय होम टाउन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आप अच्छा सीख रही हैं। ठीक, मेरे होम टाउन में मेरा नाम जरूर करना बेटा, है ना? क्यों जी? आई एम ऑल्सो फ्रॉम शिमला। सो एनी हाउ, अब देखो बेटे आगे चलते हैं। अब यहां पे हमने पढ़ लिया कार्बोकेटाइन क्या। अब कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो बेटे, कार्बोकेटाइन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें ऐसे करके 3 बॉन्ड रहेंगे बेटा और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो बट ऑब्वियस है यहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे भी कार्बन फ्री रेडिकल की तरह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और बिकॉज ऑफ sp2 hybridized structure, the carbocation is planar, trigonal planar। ठीक, इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये वेकेंट और वाइटल होता है, ये वेकेंट और वाइटल हुआ करता है बच्चे, खाली ऑर्बिटल। ठीक, सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता है। स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता है। ठीक, जिसमें एक वेकेंट और वाइटल खाली ऑर्बिटल होता है। और बेटे बहुत ही खास बात बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट और वाइटल, because of the presence of vacant or vital, carbocation is the only species which can rearrange। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ लिख लो because of presence of vacant और vital। किसी और में vacant और vital होता ही नहीं, vacant और vital carbocation is the only species, is the only species which can rearrange itself, rearrange itself to form a more stable carbocation, more stable carbocation from a less stable one। बेटे
कार्बोकटायन में बच्चे ये वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये दुनिया में एकमात्र ऐसी स्पीशीज है जो अपने आप को रीअरेंज करती है, यानी एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन जाता है, अपने आप ही चेंज हो जाता है। अगर एक लेस स्टेबल बना एंड इफ देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट इट विल रीअरेंज इटसेल्फ, अगर चांस होगा तो रीअरेंज करेगा। यानी ये गलतियों का पुतला नहीं है, ये अपने आप को सुधारने में विश्वास रखता है। समझ में आई बात? तो ये क्या है कि एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनता है, रीअरेंजमेंट कैसे होती है, क्योंकि बेटा मैंने इसी चीज का तो सारा कुछ करना है आगे जाके। ठीक, फिलहाल क्योंकि टाइम इज वेरी स्कार्स, मैं अभी खत्म नहीं किया हूं कार्बोकटायन, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट बात वो ये बताई बेटा मैंने, देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, if there is a difference of 5 or more than 5 structure, so species have more structure is more stable, but if less than 5 structure difference is there, then see which effect is dominating. इस पॉइंट को लेकर के एक बार आप कोशिश करना, ये जो गिवन कार्बोकटायन मैं बना रहा हूं इनका ऑर्डर आपने मेरे को देना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जिससे दुनिया भर के कार्बोकटायन हम एक ही बार में स्टेबल कर जाएंगे। ठीक, लोग अलग अलग करेंगे, अपन एक ही बार में कर लेंगे। ठीक, चलिए, सो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कह रहा हूं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ relative stabilities। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ relative stabilities। ठीक है, ध्यान देते रहना और ध्यान से समझते भी रहना है। ठीक, ये पहला है। ये दूसरा है। ये तीसरा है। तीनों बेंजीन रिंग लगा दिए मैंने। ये चौथा है, दो बेंजीन रिंग लगाए हैं मैंने। ये पांचवा है। ठीक है जी, एक ट्रायंगल लगा दिया है। ये छठा है, एक बेंजीन रिंग लगाया सर ने। ये सातवां है। ठीक, कोई बेंजीन रिंग नहीं, सिर्फ CH3 CH3 CH3। ये आठवां है। ठीक है जी, उसके बाद CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH1 पॉजिटिव। ये नौवां है बेटा जी। ठीक, ये नौवां है। ये 10वां है, 10th। ठीक है जी, ये 11वां है। ठीक है जी, सभी को लगाना लाइन में। ये 12वां है। ठीक है जी,
ये 13वां है, और ये 14वां है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें छोटी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। एक ट्राइंगल की वजह से, एक ट्राइंगल की वजह से 5 बेंट बॉन्ड रिजोनेंस वाले, बेंट बॉन्ड रिजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक, एक ट्राइंगल की वजह से 3 बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, सॉरी 5 बेंट बॉन्ड रिजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, और एक बेंजीन रिंग की वजह से 3 सिंपल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बेंट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। जब ऐसा कोई साइकिल होता है तो जितने कार्बन उतने स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कोई साइकिल होगा जिसमें कॉन्जुगेशन होगी तो टोटल स्ट्रक्चर ही उतने बनते हैं जितने कार्बन है। सभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहां जा सकता है। समझ में आई? ये मैंने तुम्हारे को हेल्प कर दी है। और हमें ये भी पता है, दिस वी हैव ऑलरेडी नो, अभी बताता हूं बेटा, कि सबसे पहले बेंट बॉन्ड रिजोनेंस देखनी है, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रिजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी एरोमेटिसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट में बेटे हमें ये भी देखना, विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को लेस स्टेबल बनाएंगे। ठीक, क्लियर? विड्रॉइंग ग्रुप। और इसी में बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में ना एस कैरेक्टर भी देख लेते हैं। एस कैरेक्टर मतलब जहां एस कैरेक्टर ज्यादा, बेटा वो पहले बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जहां एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वहां पे ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, एस कैरेक्टर मतलब हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं। ठीक, अब जसनूर यहां बार बार लिख रहे हैं, एक ही बात लिखा वैसे, कि यहाँ पे 17 स्ट्रक्चर सर ने बताया। कैसे बताए? मैंने बताया था इसके 17 स्ट्रक्चर होते हैं। देखो बेटा 5 + 5 + 5 कितने हुए? एक ही बार लिखा, मेरे को मालूम है। ठीक, 5 + 5 + 5 कितने हुए? ठीक, यहां पे 5 + 5 + 5, यहां पे टोटल मिला के हमारे पास हो गए 15 और एक बार तीनों रिंग्स इकट्ठे जुड़ जाएंगे 16, और एक जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है 17। ऐसे करके 17 स्ट्रक्चर होते हैं। इसके 17, इसके 12। ठीक, यहां जितने कार्बन, ये जहां अगर कोई साइक्लिक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो कंजुगेशन में है, साइक्लिक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कंजुगेशन में, तो जितने कार्बन उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनकी रिस्पेक्टिव स्टेबिलिटीज आपने मुझे बतानी है। कोशिश करना ना आए कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ना आए भाड़ में जाने दो, अपन है ना, तो हम है तो क्या गम है। ठीक, यस अनिकेत, व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क इट। सर मुझे पूछना था सर, पिछली क्लास में सर आपने एक क्वेश्चन दिया था सर, सर सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और एक जेमिनल फॉर्म में अरेंज करने के लिए। सर मैंने वो जो जेमिनल फॉर्म था सर, उसे हर एक टाइप से कंपेयर किया, उसका डाइपोल मोमेंट निकाला, उसको हर तरीके से अरेंज करने की कोशिश की, बट हर एक में अलग अलग आ रहा है। आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक, टेंशन ही नहीं लेने का, जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक, तो एनी हाउ फिलहाल